नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम इस बात पर चर्चा करें कि इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, इस तरह की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक वही 26 सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो टूट गए थे। बाकियों के कयास हैं लगाए जा रहे हैं कि वह जा सकते हैं, गए नहीं। ताजा खबरों के अनुसार जो परिस्थितियां और हालात बदल रही हैं, सरकार बड़ी नाजुक परिस्थिति में है। हकीकत यह है, यह खबरें उड़ाई जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में और एनडीए गठबंधन के सांसदों में टकराव चल रहा है। उस पर ध्यान न जाए और उस पर चर्चा न हो, इसके लिए इंडिया गठबंधन के तरफ हर किसी के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश और डिलिमिटेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है। यह हकीकत है। अब इसके दो तीन कारण हैं। पहला चीज, हम यह मान लें कि क्या मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, मोदी का खेल खत्म होने वाला है। पहले इस पर चर्चा करते हैं। अब आप दर्शक देखिए, अगर मोदी सरकार मजबूत है और मोदी सरकार सक्षम है तो देहरादून में 17 तारीख को राहुल गांधी के हो रहे कार्यक्रम को क्यों परमिशन नहीं दिया? एकदम वह प्लान पूरी तरह से बुक हुआ था। परेड ग्राउंड देहरादून का बुक हो चुका था। 15 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक कांग्रेस ने बुक किया था। उस ग्राउंड का किराया 65,000 है, लेकिन कांग्रेस से 1,77,000 रुपये जमा कराया नगर निगम ने। और 15 तारीख को रात 12 बजे उसकी गाड़ी कांग्रेस की अंदर एंट्री करनी थी। गेट पे खड़ी थी गाड़ी, टेंट यानी कि सामान सब लेकर के, उसे नहीं ढुकने दिया गया। कहा गया कि सरकारी कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए हम नहीं ढुकने देंगे ग्राउंड, आपका प्रोग्राम कैंसिल करना होगा आपको, हम बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। और वहां पर पूरा ग्राउंड खाली था, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं था। सामने दिख रहा है कि कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया। कहा जा रहा है कि 2.5 लाख छात्रों का रजिस्ट्रेशन उस सभा में आने का हुआ था और यह सरकार डरी हुई थी। दिल्ली से आदेश देहरादून गया पुष्कर सिंह धामी सीएम के पास कि कार्यक्रम किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी का डर इस सरकार को है और इस सरकार में सब ठीक नहीं है। अब दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, तो जैसा मैंने कहा कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू, क्या मान ले कि मोदी का खेल खत्म है? राहुल गांधी से यह डर मोदी को दिखाता है कि मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्हें डर है कि छात्र अगर एकजुट हो गए और राहुल गांधी के आह्वान पर अगर उतर गए सड़कों पर तो समस्या खड़ी हो जाएगी। पिछले दिनों 2-3 दिन से मैं कार्यक्रम कर रहा हूं और आप दर्शकों को यह बात बता रहा हूं कि 240 सांसद एकजुट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। एक उसमें 2 धरे हैं, एक 104 और एक 136। 104 दूसरे दलों के आए हुए लोग हैं और 136 आरएसएस और भाजपाई है। आरएसएस मोदी को हटाना चाहता है और वह 136 सांसद मोदी के पक्ष में इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी के जो कारनामे हैं उन्हें पसंद नहीं है। यानी कि 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब उधर का ध्यान भटकाने के लिए इधर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी अपने बाद, और उन्हें 2027 में ही प्रधानमंत्री बनाना करके अपने खुद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह टारगेट है उनका। और अमित शाह को आगे 2029 में प्रधानमंत्री बने रहने के लिए डिलिमिटेशन वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है, अन्यथा चुनाव हार जाएंगे। इसके लिए एक प्रयास और कोशिश है इस सरकार का, लेकिन अभी तक विधेयक आया नहीं है विपक्ष। लेकिन इस सरकार का क्या ठिकाना, पार्लियामेंट सेशन में आज ही विधेयक देगी, बोलेगी कल से चर्चा है या शाम को ही चर्चा होगा। उन्हें पढ़ने का समझने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ही आज तक करती आई है। इन सब चीजों में यह देख ले कि क्या
नीतीश कुमार सब कुछ ठीक ठाक, नीतीश कुमार से कोई मिल नहीं पा रहा है, उनकी पार्टी में बड़े बड़े लोग इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी कई टुकड़ों में बट रही है। नीतीश कुमार के साथ इस सरकार ने धोखा किया। उनके लोग पहले ही कह रहे थे कि एनडीए छोड़ करके इंडिया गठबंधन में चलिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी आपको खत्म कर देगी। आज नौबत यह है कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया है और नीतीश कुमार का कोई वजूद अब रहा नहीं। पार्टी में टूट फूट शुरू हो चुकी है। पार्टी कोई बीजेपी में जाएगा, कोई कांग्रेस में आएगा, कोई आरजेडी में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, लेकिन आरजेडी का भी वजूद खत्म। लालू प्रसाद यादव की पार्टी का भी कोई अहमियत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस का उदय निश्चित है। अब इन क्षेत्रीय दलों का जो वजूद हो रहा है, जो रवैया है, इससे जनता उब चुकी है और कांग्रेस को सराह रही है हर जगह, हर जगह, हर राज्य में। अब दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण कि क्या नीतीश कुमार का क्या होगा, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का क्या होगा। नीतीश कुमार की पार्टी टूटनी तय है, 100% टूटनी तय है। वह पार्टी 2030 चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव तक सुरक्षित नहीं बचेगी, कई धड़ों में बट जाएगी। यानी कि नीतीश का सूर्यास्त हो चुका है। 12 सांसद उनके। अब क्या नीतीश कुमार यह कोशिश करेंगे कि लोकसभा सत्र के दौरान मोदी पर ब्रेक लगाए, जो उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तो नीतीश से मिलने ही नहीं दिया जा रहा है और नीतीश का कोई बयान ही नहीं आ रहा है, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे नहीं करेंगे अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन पार्लियामेंट सेशन में वह राज्यसभा में जरूर मौजूद रहेंगे। उस वक्त दिल्ली में वह किसी के बस में नहीं रहेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार अगर कोई चाल चले तो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि नीतीश कुमार उस लायक बचे। यानी कि उनके 12 सांसद किस दल में जाएंगे अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन सभी के 12 भाजपा में जाएंगे यह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ उसमें तकरीबन 7 सांसद हैं, 7 12 में, यानी कि 5 भाजपा में जाना तय है। अब नंबर 2 पॉइंट्स पे आइए कि जैसा मैंने कहा 12 + 2 + 16 सांसदों का बड़ा खेल। क्या यह सांसद खेल कर पाएंगे हैं या मोदी का खेल खत्म करने की साहस है इसमें। अब नीतीश कुमार का आप दर्शकों ने समझ लिया। अब समझिए कि चंद्रबाबू नायडू का, चंद्रबाबू नायडू की ताजा परिस्थिति क्या है, हालात क्या है। चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं, 2 पवन कल्याण के पास है 18 सांसद। 18 सांसदों का नेतृत्व चंद्रबाबू नायडू ही कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू की सरकार में डिप्टी सीएम, वह अभिनेता हैं, लेकिन डिप्टी सीएम बने हुए 20 विधायक हैं उनके पास और केंद्र में समर्थन दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू से पवन कल्याण अलग हो जाए, ऐसा पवन कल्याण की पार्टी का राय है। पवन कल्याण के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है उनका मांग है पवन कल्याण से कि आप मोदी और नायडू दोनों का साथ छोड़ दीजिए, आप अकेले हो जाएंगे। अगर आप अकेले रहेंगे तो तमिलनाडु में विजय थलापति की तरह आप सत्ता के नजदीक भी पहुंच सकते हैं, लेकिन नायडू और भाजपा के साथ रहेंगे तो फिर आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। अब चुनौती है उनके सामने। आखिर ऐसा वह क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कि नरेंद्र मोदी के साथ चंद्रबाबू नायडू है और चंद्रबाबू नायडू है तो चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ नहीं छोड़ते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ पवन कल्याण का भंटाधार है। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ देते तो पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू के साथ रहे तो आंध्रा की जनता को कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि संकट मोदी है इसमें। अब चंद्रबाबू नायडू पिछले दिनों कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार, कांग्रेस के, दोनों से अच्छे संबंध है इनके दोनों साइड बॉर्डर पर हो, यही दोनों हैं। और तमिलनाडु के विजय थलापति, इन 3 मुख्यमंत्रियों से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस के सीएम डीके शिवकुमार की तारीफ की, रेवंत रेड्डी की तारीफ की, विजय थलापति की, लेकिन राहुल गांधी को महान बता दिया। कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से हमने बहुत कुछ सीखा, यानी कि मोदी के खिलाफ।
और मुस्लिम के लिए 4% आरक्षण का एक प्रस्ताव इन लोगों ने आपस में रखा और उसे इंप्लीमेंट कर दिया विजय थलापति ने तमिलनाडु में विधानसभा में। मोदी सरकार के खिलाफ है। अब जब चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका एक रीजन है कि आने वाले चुनाव में साउथ के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है उससे कांग्रेस का उदय होने जा रहा है। आंध्रा में शर्मिला रेड्डी जो वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की बेटी है, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे आंध्रा के, वह प्रदेश अध्यक्ष है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस अच्छी पैठ बना रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वह की मुख्य विपक्षी पार्टी वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी से हाथ मिला रही है और समर्थन नायडू से ले रही है। अब नायडू यह समझ रहे हैं कि मोदी के साथ रहे या साथ छोड़ दे, क्योंकि 29 के चुनाव में मोदी नायडू के साथ नहीं रहने वाले, क्योंकि वह जानते हैं कि नायडू उनके साथ थे, इसके लिए मोदी के विपरीत है वोटर, तो वोटर नाराज है तो गठबंधन बदल दो, तो चंद्रबाबू नायडू को नुकसान होगा। इसलिए चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के तरफ अग्रसित हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच क्या 20 जुलाई को से जो पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, इन सब परिस्थितियों के बाद क्या चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे या मोदी सरकार से बने रहेंगे? यह एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर उठ खड़ा हुआ है। इसके लिए अब हम इस पर चर्चा करें कि डिलिमिटेशन बिल इस पार्लियामेंट सेशन में आएगा कैसे? किसी को सपना आया था क्या? भाजपा ने तो इसका अलर्ट जारी नहीं किया था। चंद्रबाबू नायडू ने इंडियन एक्सप्रेस के दिए एक इंटरव्यू में तकरीबन 15 दिन पहले लेख छपा था। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सेशन में 50% के साथ डिलिमिटेशन आ रहा है। उसके बाद से यह तोड़ा तोड़ी जब होने लगा तो कयास लगाया जाने लगा कि आखिर, मैंने भी कई बार यह सवाल करे कि जब 292 सांसद एनडीए गठबंधन के पास हैं, अच्छी खासी सरकार चल रही है, बहुमत है, विपक्ष के पास ताकत ही नहीं है, एकजुट ही नहीं है कि सरकार पलट दे, तो फिर उसे डर किस बात का है? क्यों वह विपक्ष को तोड़ रही है? विपक्ष को इसलिए तोड़ा जा रहा है कि लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है और अपनी ताकत का एहसास आरएसएस को कराया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों को कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो बागी हो रहे हैं उनको ईडी सीबीआई का डर भी दिखाया जा रहा है, फिर भी 136 सांसद बागी हैं। बाकी तो भगवान ही जाने कि अंदर की असलियत क्या है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं, मोदी के लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं। वह इस देश में हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वह इस देश भक्ति की बात कर रहे हैं, वह राम भक्ति की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश के तिरंगे को 52 सालों तक अपनाया नहीं, वह जिनका हाथ आजादी की लड़ाई में है नहीं, वह कर रहे हैं जो राम मंदिर की बात करते हैं और राम मंदिर में चोरी करते हैं, वही देशभक्ति सिखा रहे हैं। सोचिए, बाकी परिस्थितियां जो है बड़ी नाजुक मोड़ पर है और देश बड़े संकट में है। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुत बड़े संकट में है देश। कुछ बातें खबरों में बताई जा सकती हैं और कुछ बातें नहीं बताई जा सकती हैं, उसे भी आप दर्शक समझने का जरूर प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं हर खबरों में इशारों में भी कुछ आप दर्शकों को बता जाता हूं। तो आप दर्शक यह समझ लीजिए कि बहुत संकट में यह देश है और देश पूरी तरह से खोखला हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। लेकिन इस देश के सबसे बड़े गुनाहगार नीतीश और नायडू हैं, जिन्होंने इस सरकार को समर्थन देकर और इसे तानाशाह बना दिया। लेकिन उससे भी बड़े धोखेबाज इस देश के ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन में रह करके भी मोदी सरकार को पर्दे के पीछे समर्थन दिया। अन्यथा यह सरकार कब की गिर गई होती। कांग्रेस ने नीतीश को भी और नायडू को भी प्रधानमंत्री का ऑफर दिया था, लेकिन यह 3 शख्स सरकार को बनाए रखे। और यह बातें तब भी इससे भी तय होती हैं कि ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद कबूल करती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को कितना मदद की मैं मुख्यमंत्री रहते हुए, लेकिन हमारे साथ दगाबाजी की। इससे आप समझिए कि क्या ममता गुल खिला रही थी और आज
उसी ममता के साथ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस खड़ी है, अन्यथा ममता का वजूद खत्म हो गया। बाकी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भरत पटेल जी कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी तरीपार गुंडा है, ईवीएम हटाओ, बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। यह सारी चीजें सही है, लेकिन जनता कहाँ है? किसी ने खूब कहा, जब सड़कें सूनी होती है तो संसद आवारा हो जाता है। सड़कें सूनी है इसलिए आवारगी चल रही है। जिस दिन सड़कें भर गई और जनता ने डरना बंद कर दिया, उस दिन यह सरकार भाग जाएगी। फिर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका फेल हो जाएगा। यहाँ एक लोगों के अंदर ज्वालामुखी तो पनप रहा है, लेकिन वह कब फटेगा इसका इंतजार है। राहुल गांधी लगातार चुनौती दे रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश की जनता का, लेकिन वह जनता कहां साथ खड़ी हो रही है। और यह क्षेत्रीय दल जब तक रहेंगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा शेयर करें। और आपने अगर केबीटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।